हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 3 विच इज़ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आज है उसकी क्लास नंबर 2। क्लास 1 प्लेलिस्ट में एडेड है और ये क्लास भी मैं प्लेलिस्ट में ही ऐड करूँगी। तो जो लोग भी कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं जहाँ पर उनका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर है, सब्जेक्ट है, तो ये पूरी क्लास उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर जिनको भी पेड नोट्स परचेस करने हैं तो उनका लिए नंबर है 7208053840। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। आपको ये पूरे कंप्लीट पेड नोट मिलता है और साथ में 2 साल के PYQs भी मिलते हैं। ठीक है, 2 years PYQ भी मिलते हैं। ये PYQ है लास्ट ईयर का, और जो आज टॉपिक करने वाले हैं उसके बाद लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हम चेक करेंगे कि कौन सा इस पर जो हम टॉपिक आज करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में हमने साइकोलॉजी क्या होती है और एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड ऑल किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो टोटल 10 मेथड्स हम यहाँ पर करेंगे और ये 10 में से कोई भी मेथड आपको पूछे जाते हैं या साथ में भी पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट में 2 या 3 मेथड को पूछ सकते हैं या उनको कंपेयर करके पूछते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Educational psychology uses scientific methods to study human behavior in educational settings, especially how students learn and develop। ठीक है, तो हमने पढ़ा ही था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं दैट इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, but when we are talking about educational psychology, this means it should be in educational setting, स्पेशली कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ होते हैं, कैसा उनका विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड्स आते हैं। यहाँ पर टोटल 10 मेथड्स आज हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आते हैं। घुमा फिरा के इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा है, ऑब्जर्वेशन मेथड तो मीन्स ऑब्जर्व करके जब हम बच्चे के जो बिहेवियर है, जो उसका लर्निंग प्रोसेस है या उसका डेवलपमेंट है, उसको जो है समझें बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो अगर लेकिन देखिए चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना होता है, दिस मीन्स पॉइंट वाइज आपको अच्छे से एक फॉर्मेशन आना चाहिए आंसर का। तो देखते हैं कैसे लिखना है। ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ लर्निंग डायरेक्टली इन नेचुरल और क्लासरूम सेटिंग विदाउट इंटरफेरिंग। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम बच्चे के बिहेवियर को वॉच करेंगे, ठीक है, देखेंगे, बट उसको विदाउट इंटरफेरिंग का मीन्स ये है कि हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसके इंटरफेरेंस नहीं करनी है। वो वट एवर ही इज़ डूइंग, जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू नोटिस कि वॉट ही इज़ डूइंग, वी हैव टू आइडेंटिफाई बेसिकली। ठीक है, सो ये क्या होता है, डायरेक्टली भी होता है, नेचुरल या फिर क्लासरूम सेटिंग्स में हो सकता है। नेचुरली बच्चा स्कूल में पूरा ओवरऑल उसका बिहेवियर कैसा है या क्लास में उसका कैसा बिहेवियर है, तो इसको जब टीचर वॉच करता है, ठीक है, ऑब्जर्व करता है, सो दिस इज अ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और दूसरा है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कैसा हो गया, ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन एन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस मीन्स जैसे क्लासरूम में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, पेयर के साथ कैसा है, क्लास में आंसर्स देने में कैसा है, टीचर्स जब क्वेश्चन आंसर्स पूछ रही हैं या जब टीचर चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं तो वो कैसे उसको किस तरह से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं स्कूल में वो किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करता है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स और टीचर्स ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चे को। ठीक है, तो दिस इज अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जहाँ पर हमने बच्चे को बाउंड नहीं किया है, ही हैज़ टू बिहेव नेचुरली एंड वी विल ऑब्जर्व द बिहेवियर। सेकेंड आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्या होता है, कंडक्ट अंडर स्पेसिफिक प्री प्लान्ड कंडीशंस।
तो समटाइम्स आप कोई एक्टिविटी कराएंगे जानबूझ के बच्चे को, ठीक है, तो कई ग्रुप में बच्चे को एक्टिविटीज़ कराएंगे या उसको कोई एक ऐसा टास्क देंगे कि यू हैव टू डू दिस, देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि वो टास्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो गया कि हमने स्पेसिफिक उसको कुछ टास्क दिया और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि उस टास्क को या उस एक्टिविटी को वो किस तरीके से कर रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्ट स्टडी ऑफ बिहेवियर इन नेचुरल और समटाइम्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। दूसरा है नॉन इंट्रूसिव एंड रियल टाइम, ठीक है, तो नॉन इंट्रूसिव मतलब बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना है। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें बच्चे ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है जिससे बच्चे का जो है बिहेवियर है उस वो इफेक्ट हो बाई आवर इंटरफेरेंस, ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग जो भी ऑब्जर्वेशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है मे बी स्ट्रक्चर्ड और नॉन ऑन अनस्ट्रक्चर्ड, तो जो भी स्ट्रक्चर्ड मीन्स वही जब वो खुद हम किसी को इसको एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं या समथिंग वी हैव प्लान फॉर देम टू ऑब्जर्व, तो हम उस तरह से टास्क देंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे। अदरवाइज अनस्ट्रक्चर्ड तो बेसिकली क्लासरूम एनवायरनमेंट इन द केस ऑफ एजुकेशन। ओके, नाउ यू हैव टू राइट, अब आपको नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखना होगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में आप क्या लिखेंगे, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एंड रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, simple and inexpensive method, useful in understanding classroom behavior and group dynamics, no need for special instrument। तो ये बहुत ही easy method है बच्चे को साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व करने का, बिकॉज देखिए ये बिल्कुल हर टीचर के लिए बहुत easy है और बेसिकली जो फर्स्ट बच्चे का जो साइकोलॉजी समझी जाती है वो यही मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो हर बच्चे को जो टीचर समझते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी है, उनका क्या बिहेवियर है, वो क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड इज द वेरी कॉमन एंड बेस्ट मेथड, ठीक है। सो क्या हो गया, फर्स्ट हैंड इसमें इंफॉर्मेशन आएगी और वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक होगी। नेक्स्ट है बहुत ही इजी एंड इनएक्सपेंसिव मेथड है। थर्ड है यूजफुल, और ये अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या ग्रुप डायनेमिक्स, यहाँ पर सोशलाइजेशन भी उसका समझ में आ रहा है कि वो पीयर ग्रुप के साथ बिहेवियर कैसा है उसका, और कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसकी लेकिन डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं, लिमिटेड टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली, कांट असेस थॉट्स और इमोशंस। तो इस केस में लेकिन आप सिर्फ उसका जो वो कर रहा है वो ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी बिहेवियर जो आप दिख रहा है वो क्या थॉट्स में और इमोशंस में क्या है वो आप एग्जैक्टली नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्वर बायसेस में अफेक्ट रिजल्ट। समटाइम्स क्या होता है, टीचर की, ये टीचर पर डिपेंड करता है ना, एक टीचर है वो उसी बच्चे की उसकी दूसरी एनालिसिस हो सकती है, लेकिन किसी और टीचर की दूसरी एनालिसिस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं टीचर भी समटाइम्स बायस हो सकता है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है ना, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखेगा। नेक्स्ट आता है इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर सच में बच्चे को एक हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट एग्जैक्टली, और अगेन ये एग्जैक्ट आप नहीं समझ सकते कि बच्चा एग्जैक्टली ये बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी कई चीज़ों में डिस्कस किया है कि अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव भी हैं, और आपको दोनों ही दिमाग में रखने हैं लिखने के लिए। तो नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, अ टीचर ऑब्जर्व्स हाउ अ स्टूडेंट बिहेव ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ और वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। क्लियर हो गया। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, बट यही है कि सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आपके पास फुल कंटेंट होना चाहिए, फुल लाइंस, फुल पॉइंट्स होने चाहिए, देन यू कैन टेल इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी समझी जाएगी कैसे। In this method, the psychologist controls variables to study the cause and effect relationship between them। तो यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर उसके क्या इफेक्ट है, क्या कारण है, उसको बनाने के लिए कंट्रोल वेरिएबल होगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ही होगा जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। How it works, an experiment is conducted by having two groups, experimental groups and control group, like get the treatment, a new teaching method, और डजेंट रिसीव द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे को एक चीज़ सिखाने के लिए एक नया टीचिंग मेथड उस पर अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या हो रहा है, या तो वो उसको कर रहा है। अब जो कंट्रोल्ड ग्रुप में आ गया बच्चा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ गया टीचर,
ठीक है, तो टीचर क्या हो रहा है, एक नए टीचिंग मेथड से बच्चे को चीज़ समझा रहा है, बट क्या हो रहा है, बच्चा उसको रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो बच्चा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप हो जाते हैं बेसिकली, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड एक कंट्रोल ग्रुप। ये ऐसे काम करता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट होता है, वो हमारे कंट्रोल पर होता है। हम बच्चे पर जब हमने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा पढ़ रहा है या कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो या तो हम उसको एक राउंड में ऑब्जर्व करके समझ रहे हैं, या हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे कुछ जैसे कुछ रीडिंग स्किल्स चेक कर रहे हैं। हमने कुछ रीडिंग करके बताया और देखा कि बच्चा उसमें समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं या लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, लिसनिंग और तरह तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, चेंज करके दूसरी उसको हिंट दी, अभी उसने कैसा बिहेव किया, तो वहाँ पर जाके हम एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन करके आते हैं कि बच्चे को एग्जैक्टली डिफ़िकल्टी हो कहाँ पे रही है। ठीक है, जैसे कि हमने थोड़ा सा हिंट दिया, फिर वो नहीं बता पा रहा है, चलो मैंने किसी और का एग्जाम्पल दिया, वहाँ से चीज़ें उसको समझ में आई। तो यहाँ पर क्या है, एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर एक कारण और जो उसका प्रभाव है, इसका एक रिलेशनशिप जो है वो तैयार हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाईली साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस होगा, इसका एक उद्देश्य होगा, उस पर ही काम एग्जैक्ट किया जाएगा। तो गिव एक्यूरेट एंड मेजरेबल रिजल्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्यूरेट रिजल्ट दिए आते हैं जो मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स कैन वेरीफाई रिजल्ट, और सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हम बार बार करेंगे तो मैं उससे अगर सेम रिजल्ट आता है, दिस मीन्स इट कैन वेरीफाई अवर रिजल्ट ऑल्सो। तो हेल्प इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। तो ये क्या होगा, इससे टीचर को समझ में आया कि नहीं मैंने इस मेथड से बताया लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, देन वो दूसरे मेथड ट्राई करेगा, तीसरा मेथड ट्राई करेगा। तो इस तरीके से ये किस तरह हेल्प करेगा बच्चे को, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट मीन्स टीचिंग। एक्सपेरिमेंट मेथड का मतलब यही है कि टीचिंग के मेथड्स का एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, तो आप अपनी टीचिंग को उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगेन इसकी मेरिट्स तो हमने पढ़ लें। डीमेरिट क्या है, आर्टिफिशियल सेटअप मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल क्लासरूम बिहेवियर। तो समटाइम्स ये है कि इसमें हमने जानबूझ के एक एक्सपेरिमेंट का एटमॉस्फेयर तैयार किया है या मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया, तो आर्टिफिशियल सेटअप हो गया। तो समटाइम्स हो सकता है कि बच्चा उस जो रियल क्लासरूम का बिहेवियर है उस तरह का वो ना प्रोसेस करे। नेक्स्ट है हमारा टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव हो जाएगा। एथिकल लिमिटेशंस व्हेन डीलिंग विद स्टूडेंट्स, नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल इन स्कूल सेटिंग। तो ये एक तरह से हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक बच्चे के ऊपर इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको चेक कर सकें। जैसे कि है टेस्टिंग इफ स्टूडेंट्स टॉट थ्रू विजुअल एड्स परफॉर्म बेटर देन द दोज टॉट थ्रू ट्रेडिशनल लेक्चर। तो वही मैंने बोला कि जैसे हमने कोई चीज़ प्रोजेक्टर पे दिखा के बच्चों को समझाया तो उन्होंने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, या हमने ट्रेडिशनली लेक्चर के थ्रू उनको समझा दिया तो उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट वही आती है कि ये इसलिए जो है उतना इफेक्टिव मेथड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हर टाइम आप हर चीज़ को वीडियोस के थ्रू नहीं बता सकते। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है और 24 डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, है ना, हर बच्चे की अलग कैपेसिटी है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है कहीं कहीं पर, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्कूल की सेटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में कौन सा मेथड आता है, दिस इज अ केस स्टडी मेथड। It is a detailed, in-depth study of a single individual to understand their personal, social, emotional and educational problem. तो ये एक तरह से केस स्टडी मेथड क्या होता है, हम एक सिंगल इंडिविजुअल पे काम करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट पे, तो उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनकी पर्सनल, सोशल, इमोशनल या एजुकेशनल प्रॉब्लम बेसिकली क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर एक केस हो जाएगा, वो एक बच्चा एक केस हो गया कि हम उस केस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका फीचर क्या है, कलेक्ट डेटा थ्रू इंटरव्यूज, रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्ट। तो अब इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग स्पेशल नीड्स और बिहेवियरल इशू, जो किस चीज़ में हेल्प करेगा, हमें ये समझने में, डायग्नोस करने में, आइडेंटिफाई करने में कि बच्चे को क्या नीड है, स्पेशली वो कहाँ पर लैक कर रहा है, या उसका जो अगर वो बिहेवियर प्रॉपरली नहीं है तो बिहेवियरल इश्यूज क्यों हैं उसको। तो ये फीचर हो जाएगा केस स्टडी मेथड का। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल लर्नर और केस। तो इस
में क्या होगा, पर्टिकुलर बहुत ही डीप स्टडी होगी। अगर बच्चा सच में किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल कि पर्टिकुलरली हम डेप्थ में जाके उस बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। डेटा कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट्स एंड टेस्ट। इसमें डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू, बच्चे से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डायरेक्ट उसको पूछ के कोई ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही होंगी, उसका प्रोग्रेस कार्ड है प्लस अदर काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जो भी पार्टिसिपेशन कर रहा है, और साथ में कुछ टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है और इस होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल इसमें जो है आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, ओवरऑल सारी फील्ड पर आपको फोकस रहता है। अब इसकी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। रिवील डिटेल्ड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स पर्सनालिटी, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। यूजफुल इन डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम एंड इमोशनल इश्यूज। अब देखिए ये कहाँ पर यूजफुल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या कोई इमोशनली वो किसी चीज़ से बहुत परेशान है, इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं। वैल्यूएबल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और इस तरह की चीज़ों के बाद हम उन बच्चे को गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। काउंसलिंग में क्या क्या आ जाएगा, जैसे करियर की काउंसलिंग करनी है या मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग भी होती है, या जो है कोई फैमिली इशू है तो उसके लिए भी काउंसलिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग आर अवेलेबल हेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका डीमेरिट्स क्या हो गया। अगेन डीमेरिट्स होगी तो टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड्स एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन। जैसा मैंने बोला यहाँ पर एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी केस स्टडी मेथड के लिए। ऐसे ही कोई स्टार्ट नहीं कर सकता किसी इंडिविजुअल पर अपनी पूरी केस स्टडी करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस एंड वेरी नीड एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन। कांट बी जनरलाइज टू अदर स्टूडेंट, और उसको हम किसी दूसरे के लिए जनरलाइज भी नहीं कर सकते हैं कि अगर ये बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी यही हो रहा होगा, ऐसा नहीं कर सकते। मे बी अफेक्टेड बाय ऑब्जर्वर बायस और इनकम्प्लीट डेटा। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है वो बायस हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखने लगे, या उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ ये इसकी डीमेरिट का पार्ट हो सकता है। स्टडिंग ए स्टूडेंट हु शोज साइंस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द सजेस्ट रेमेडीज। तो एग्जाम्पल वही हो गया कि अगर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये सारी चीज़ें तो आगे आप पढ़ेंगे इन सारी को। इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका 4th पेपर है उसमें ये सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वहाँ पर जाके जो बच्चों में ये इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है तो उसके रूट कॉज पे जाके फिर उस तरह के रेमेडीज़ या रेमेडियल जो क्लासेस होती हैं उनके लिए बच्चे को सजेस्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है सर्वे मेथड। सर्वे जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा। दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग टूल्स लाइक क्वेश्चनायर, इंटरव्यूज और ओपिनियन पोल। तो यहाँ सर्वे मेथड में अगेन आ गया है कि ये जैसे केस स्टडी था वो एक इंडिविजुअल के लिए था, बट सर्वे मेथड है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे हम क्वेश्चनार्स करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, या वेबिनार्स में जैसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ग्रुप में बच्चों से आंसर पूछे जा रहे हैं, ओपिनियन मांगी जा रही है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े ग्रुप का डेटा कलेक्ट करते हैं। टुगेदर एटीट्यूड्स, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग जो आपका के स्टूडेंट्स हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उनका फीडबैक है, क्या उनका बिलीफ है, उस पर बात करना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, यूज लाइक क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू पोल्स, डेटा इज स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड। ओके, एक्सक्यूज मी। मेरिट, क्विक एंड इकोनॉमिकल। अब जब किसी बड़े लार्ज ग्रुप पर ये काम किया जा रहा है तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इकोनॉमिकल भी होगा। कैन कवर ए लार्ज सैंपल, ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं एक साथ। हेल्प्स इन आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ओपिनियंस एंड इश्यूज। तो क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ओपिनियन है लोगों की जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में, या फिर इश्यूज, उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं। यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग। तो बेसिकली ये मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल के एजुकेशनल सेटिंग में जो स्कूल के लिए पॉलिसी बन रही हैं या कुछ प्लान्स हो रहे हैं तरह तरह की चीज़ों के थ्रू बच्चों को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उसमें ये उनको के फीडबैक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इसकी डीमेरिट्स क्या हो सकती है। रिस्पॉन्सेज में भी इनएक्यूरेट और डिसऑनेस्ट। तो समटाइम्स ये हो सकता है कि इनएक्यूरेट या डिसऑनेस्ट हो जाए। क्वालिटी ऑफ डेटा डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस डिज़ाइन। अब कैसा क्वेश्चन पूछा आ रहा है उसके आंसर्स पर भी डिपेंड करता है कि डेटा आपको क्या मिल रहा है। लिमिटेड डेप्थ, नॉट सुटेबल फॉर इंडिविजुअल एनालिसिस। तो समटाइम्स भाई ये ग्रुप में, तो एक ग्रुप में क्या होगा बेसिकली, जो ज़्यादा लोग बात कर देंगे,
तो इंडिविजुअल एनालिसिस पर बेस नहीं हो सकता, नॉट यूजफुल फॉर बिहेवियरल एनालिसिस। तो ये जो है वो बिहेवियरल एनालिसिस के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप बिहेवियर तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है ना, तो उसकी एनालिसिस इससे नहीं हो सकती। आपके क्या बिलीव्स हैं, क्या ओपिनियन है, क्या ट्रेंड है, क्या इश्यूज हैं, उस पर तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियरल इश्यूज पर हम बात नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कंडक्टिंग अ सर्वे टू फाइंड स्टूडेंट्स ओपिनियन ऑन ऑनलाइन लर्निंग मैथड्स। तो एक सर्वे करा लिया गया कि बच्चे भैया ऑनलाइन जो ये लर्निंग चल रही है इसमें बच्चे क्या ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी को ऑनलाइन लर्निंग में बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो कुछ बच्चे बहुत फुल्ली सेटिस्फाइंग होंगे, कुछ ठीक है, ओके ओके, कुछ को नहीं समझ में आ रहा है। तो वही हो गया यहाँ पर, बट जो बहुमत जिस पर जाएगा या जिस ज़्यादा जो होगा उसी को हम मान लेंगे कि हाँ वही डेटा सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, खुद का ही इंस्पेक्शन। देखते हैं इसका क्या है। दिस इज द मैथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन वेयर एन इंडिविजुअल एग्जामिन्स देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन आ गया, तो ये भी एक तरह का मेथड आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जहाँ बंदा खुद ही, जो बच्चा है वो खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करेगा कि उसे कहाँ, उसकी अपनी क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या फीलिंग चल रही है। दिस एक तरह से आप कह सकते हैं वो कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है उसकी, तो खुद को ही ऑब्जर्व करेगा। मोस्टली यूज बाई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर्स फॉर सेल्फ एवेल्युएशन एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये कौन यूज़ करता है? साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हैं काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो वो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आप खुद ही अपने बारे में सोच के उसका आंसर दो, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को आप खुद समझो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या इन्वॉल्व सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ थॉट, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस, जो हमने डिस्कस किया। ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, यूज्ड मोस्टली बाय एडल्ट्स और साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो बड़े लोग जैसे पूछते हैं ना तरह तरह के क्वेश्चंस की, इस समय तुम्हें क्या फील हो रहा है, इस समय तुम कैसा महसूस कर रहे हो, या ये कंडीशन होता है तो क्या होता है। तो ये क्या आप अपने थॉट्स को खुद समझेंगे कि हाँ कि उस समय मैं कैसा फील करता हूँ, ठीक है। तो ये वो उसमें आ गया। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इमोशनल एंड मेंटल प्रोसेस। तो ये किस एक तरह से जो इंडिविजुअल है उसको अपने ही इमोशंस को और मेंटल प्रोसेस को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में। यूजफुल इन पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड टीचर सेल्फ एवेल्युएशन। क्लियर, नो स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। तो इसके लिए किसी तरह का इक्विपमेंट स्पेशल रिक्वायर्ड नहीं होता है। दिस इज द मेरिट। नाउ कमिंग टू द डीमेरिट्स, हाईली सब्जेक्टिव एंड लैक ऑफ रिलायबिलिटी। अब देखिए यही है कि अगर आपने एक इंडिविजुअल से इस तरह के क्वेश्चंस किए तो समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि वो अपने बारे में सही चीज़ें ही एनालिसिस करे, है ना। अगर आपने 2 क्वेश्चन किए तो कभी कहेगा नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है, कभी कहेगा मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक तरह से रिलायबल उतना नहीं हो गया। नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन और दोज अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली। तो हाँ, बच्चों के लिए तो ये नहीं सुटेबल है, और जो लोग अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये उनके लिए भी सुटेबल नहीं है। कांट बी वेरीफाइड बाय अदर्स, किसी दूसरे के द्वारा उसको वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। प्रोन टू पर्सनल बायस, समटाइम्स क्या होता है कि आप अपनी अच्छाइयाँ ही सबने रखना चाहते हैं। ये तो देखिए हर किसी का है कि वो अपनी जो कमियां हैं उसको सब पब्लिकली एक्सेप्ट करना कोई भी नहीं चाहता है। रियलाइज कर होगा भी तब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो वो पर्सनल बायस तो यहाँ पर इंक्लूड हो ही जाएगा। एग्जाम्पल, है टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर टीचिंग स्टाइल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स रिएक्शन। तो बच्चों के रिएक्शन को एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि टीचर जो है वो अपनी ही टीचिंग स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहा है बच्चों के रिएक्शन से, ठीक है। बच्चे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उसने किसी क्वेश्चन को पूछा, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं तो दिस मीन्स वो टीचर एनालिसिस कर सकता है कि हाँ मेरा टीचिंग स्टाइल सही है। लेकिन अब बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि नहीं हमें कुछ कहीं कमी हो रही है। लेकिन समटाइम्स टीचर क्या सोचते नहीं नहीं बच्चा ही नहीं समझ पा रहा है, मैंने तो बहुत अच्छे से किया है। तो एक काइंड ऑफ ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आ गया हमारा 6th मेथड, क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन लर्नर्स। स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन इंटरव्यूइंग द चाइल्ड, देन एडमिनिस्ट्रिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट, देन सजेस्ट ट्रीटमेंट एंड रेमेडियल टीचिंग। तो ये क्लिनिकल मेथड है। इसमें सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इंटरव्यू एंड ऑल करके बच्चे से क्वेश्चन आंसर्स करके, देन उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए रिकमेंड किया जाएगा। आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट से जो भी रिजल्ट आएगा देन उनको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा, और साथ में रेमेडियल टीचिंग एंड ऑल प्रोवाइड कराई जाती है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। नाउ आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स।
तो जैसे कि आजकल देखने को मिलता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, कहीं एडीएचडी है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं कंडक्ट में बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ठीक है, या ऑटिज़म है। तो इस तरह की चीज़ों को डायग्नोस करने में इससे हेल्प मिलती है क्लिनिकल मेथड में। कंबाइंड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, और इस तरह में बच्चे को ऑब्जर्व भी किया जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इंटरव्यू भी किया जाता है और साथ में साइकोलॉजिकली टेस्ट भी कराए जाते हैं। पर्सनलाइज एंड थेरेप्टिक, तो ये पूरा तरह से उपचारात्मक है और पर्सनलाइज होता है, इंडिविजुअल पर ही इसका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इफेक्टिव फॉर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पर हम बात करेंगे। इफेक्टिव फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्पेशल केस, तो जो बच्चे स्पेशली किसी तरह की डिसेबिलिटी से, जैसे एडीएचडी है या ऑटिज्म है या वही डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह की मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, तो उनसे जा रहा है स्पेशल केसेस हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में इफेक्टिव होता है ये क्लिनिकल मेथड। यूजफुल इन काउंसलिंग एंड स्पेशल एजुकेशन, सेम जो मैंने बताया, हेल्प क्रिएट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स, तो इस तरह के बच्चों को एक इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान देना पड़ता है। जैसे किसी बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम है, किसी को विजन में प्रॉब्लम है, किसी को हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें पर्सनलाइज यहाँ पर हो जाता है आपका। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स, रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपर्ट ही हमेशा ज़रूरत होगा, तो नॉर्मली आप उसमें बच्चे को किसी तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग एंड मे नॉट बी फिजिबल इन ऑल स्कूल्स, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रही है कि एक तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हर स्कूल में इस तरह की बच्चों के लिए चीज़ें अवेलेबल भी नहीं हैं। एक्सपेंसिव ड्यू टू टेस्टिंग एंड फॉलोअप, और एक्सपेंसिव ये बहुत होता है, जो भी रेमेडियल क्लासेस होती हैं पहले तो इस तरह के टेस्ट को ही करवाना, फिर इस तरह के बच्चों को स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। रेमेडियल क्लासेस की भी बहुत ज़्यादा हाई फीस होती है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू अफोर्ड, ऑल द पेरेंट्स कैन अफोर्ड दिस, ओके। नॉट सुटेबल फॉर ग्रुप एनालिसिस, और ग्रुप एनालिसिस नहीं होती, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। अ स्कूल काउंसलर यूज क्लिनिकल मैथड्स टू हेल्प अ चाइल्ड विथ सीवियर एग्जाम एंग्जाइटी, मान लो एग्जाम से ही बच्चे को फियर है, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। 7th नंबर पे आता है हमारा टेस्टिंग मेथड। मीनिंग, स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट आर यूज टू मेजर इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट टेस्ट, तो इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट आप आगे जाके और उसमें पढ़ेंगे ब्रीफली। इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं बच्चे के मेज़र करने के लिए, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूज स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स टू मेजर मेंटल ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट। रिजल्ट्स आर क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये क्वांटिटेटिव है, कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं, ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कमिंग टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए, रिलायबल एंड मेजरेबल रिजल्ट, सिंस अब एक मेजरमेंट में एक आ गया है कि बच्चे का IQ इतना है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे का IQ 80 है, तो इस केस में ये हो गया कि नहीं, बच्चे का IQ कम है, एवरेज से कम जा रहा है, तो दिस मीन्स जो है हम इसे कंसीडर करेंगे उस तरीके से, फिर हम उसे इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ वो एकेडमिकली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, बिकॉज हमने उसका IQ लेवल चेक हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 110 या 119 के बीच में बच्चों का IQ लेवल है, तो वो बहुत हाई एवरेज IQ वाले बच्चे माने जाते हैं, बहुत हाई IQ वाले बच्चे माने जाते हैं, तो इस केस में क्या है कि फिर उनको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, जैसे कि हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड और स्ट्रगलिंग लर्नर्स, तो यहीं पे समझ में आता है कि IQ से पता चलता है कि बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर स्ट्रगलिंग लर्नर है। यूज़फुल इन करियर गाइडेंस एंड सिलेक्शन, तो ये बेसिकली यहाँ से समझ में आता है कि बच्चा किस तरह का करियर में जाना चाहिए उसको। सो नेक्स्ट देखते हैं, मेरिट्स मे नॉट मेजर क्रिएटिविटी, इमोशन और मोटिवेशन, तो समटाइम देखिए बच्चे की अगर IQ कम है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा बेवकूफ़ है, उसे कुछ भी वो कुछ अब कर ही नहीं पाएगा, नहीं, हम उसकी क्रिएटिविटी या इमोशनल लेवल या मोटिवेशनल लेवल नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये इसकी डीमेरिट है। कल्चर और लैंग्वेज बायस कैन इफेक्ट रिजल्ट, और ये जो है कल्चर और लैंग्वेज बायस होता है क्योंकि ये सारे टेस्ट जो है वो हमारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने बनाए, तो अगर बच्चा बहुत ही कहीं गाँव से आ रहा है या कहीं उसका लैंग्वेज का भी बैरियर है, उसको नहीं समझ में आ रहा उतना लैंग्वेज जो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। फोकस ऑन रिजल्ट्स रादर देन प्रोसेस, और ये क्या करता है, रिजल्ट पर ही फोकस है, उसके प्रोसेस पे फोकस नहीं है इसका। मे कैन स्ट्रेस एंड कंपटीशन, तो समटाइम्स ये स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है बच्चों में,
या कंपटीशन की भी भावना ला सकता है। एग्जाम्पल, यूजिंग एन इंटेलिजेंस टेस्ट टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्री मेथड, द टर्म सोशियोमेट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेएल मोनरो। इट इज टेक्निक यूज टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप्स विद इन अ ग्रुप सच एज क्लासरूम। समझ में आ गया, सोशियोमेट्रिक समझ में ही आ गया कि सोशल एनवायरनमेंट का में कैसा रिलेशनशिप्स है, उसकी टेक्निक है स्टडी करने का, कि सोशल रिलेशनशिप्स बच्चे के कैसे हैं इन अ ग्रुप। इट हैज़ टू फाइंड आउट हु लाइक्स whom, हु इज़ रिजेक्टेड, हु इज़ पॉपुलर एंड हाउ स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो समझ में आ गया है कि पर्पज इसका क्या होता है, टू स्टडी द पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप एंड चॉइसेस अमंग स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर हो गया कि बच्चे का कैसा फ्रेंडशिप का करने का है, कैसे वो कौन कौन किस टाइप के बच्चे से ज़्यादा फ्रेंडशिप कर रहा है, या वो बच्चे का, अभी एग्जांपल लेते हैं आप, बच्चे की दोस्ती जो क्लास में टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ आ रहा है, या जिनका एकेडमिक उतना अच्छा नहीं आ रहा उनके साथ है, या बच्चे बातचीत करने वाले बच्चों के साथ ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आप देख सकते हैं, स्टडी के पैटर्न्स भी यहीं से देखने को मिलते हैं। सेकेंड आता है टू आइडेंटिफाई लीडर्स, फॉलोवर्स, आइसोलेटेड एंड रिजेक्टेड स्टूडेंट। तो इससे आपके थ्रू आप बता सकते हैं कि अगर कोई बहुत आगे आगे है, हर काम में लीड कर रहा है, तो दिस मीन्स इट हैज़ ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटी। फॉलोवर, कोई फॉलो कर रहा है किसी एक बच्चे को, होता है ना कि ग्रुप में 4 बच्चों का ग्रुप है तो एक लीडर है, हर कोई उसी की बात मान रहा है, तो वो लीडर हो गया, अदर्स आर फॉलोवर्स। आप क्लास में ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो आइसोलेटेड हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई करने में सोशियोमेट्री मेथड से हेल्प मिलती है। टू इम्प्रूव ग्रुप डायनामिक्स एंड क्लासरूम क्लाइमेट, टू हेल्प टीचर्स इन ग्रुपिंग स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। तो अगर हम टीचर इस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई करता है, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को, इनको ग्रोथ को एनहांस करने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएंगे और बच्चों को इस तरीके से मिक्सअप करेंगे, ऐसे टीमिंग करेंगे कि हर बच्चा, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव और कोई आइसोलेटेड है, दोनों की टीम बना दी, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे जो आइसोलेटेड है वो भी थोड़ा सा आगे निकल के आए, बोले चीज़ें, तो वो हो गया कि आप एक दूसरे की हेल्प भी बच्चों की उससे होती है। नेक्स्ट आ गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट मेजर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, क्लियर हो गया। हेल्प इन डिटेक्टिंग सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक लीडर, आइसोलेटेड, रिजेक्टेड, बेस्ड ऑन चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस बाय ग्रुप मेंबर्स, provides the visual in representation through sociograms and useful in both research and classroom guidance। तो क्लियर हो गया कि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि जो भी चॉइसेस हैं या जो भी प्रेफरेंस होगी, अगर ग्रुप मेंबर्स, ये जो हमारे बच्चों का ग्रुप्स है या इंडिविजुअल है, तो उसके बेसिस पे हम उनको कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग वाले बच्चे हैं, या फॉलोवर्स हैं, या लीडरशिप क्वालिटी उनमें ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, देख लेते हैं। ईजी एंड प्रैक्टिकल टू यूज़ इन क्लासरूम, बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल भी है क्लासरूम में हम रिकॉग्नाइज करना। रिवील हिडन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स एंड क्लिक्स, हेल्प टीचर मैनेज डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशंस, गाइड्स इन सीटिंग अरेंजमेंट एंड ग्रुप वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये टीचर की हेल्प करेगा कि अगेन वही सीटिंग अरेंजमेंट में है कि अगर बच्चा कोई स्लो लर्नर है तो उसको थोड़ा सा एक्टिव या जो थोड़ा सा तेज है उसके साथ में उसको ग्रुप करना, जैसे वो उसकी समझ में आए, वो भी उसके इन्फ्लुएंस में आके अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर सके। ऐसा नहीं होता ना कि कम अच्छे बच्चे हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया, तो सभी एक जैसा बिहेव करेंगे, या कोई टॉपर है तो उनका एक ग्रुप बना दिया, तो ऑब्वियसली वो ग्रुप ज़्यादा एक्टिविटी करेगा और अच्छे से परफॉर्म कर जाएगा। तो एक बैलेंसिंग बना करने में टीचर को ये हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स क्या है, चॉइसेस में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मूड, फियर, टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये चॉइसेस कभी कभी हो सकता है कि बच्चा खुश नहीं है इसलिए उसने ऐसा कर लिया है, डर के लिए कर लिया, या कोई टेम्परेरी झगड़ा हो गया है, जैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी लेकिन टेम्परेरी कुछ झगड़ा हो गया तो दोनों बच्चे अलग अलग हो गए। तो वही है कि चॉइसेस कभी कभी इसमें इन्फ्लुएंस भी कर सकती हैं। नॉट ऑलवेज एक्यूरेट बिकॉज चिल्ड्रन में हाइड देयर रियल फीलिंग्स, only useful for small groups, not for large population, may hurt feelings of student if not used carefully। तो कहीं ना कहीं ये सारी इसकी डिमेरिट्स में आ जाती है कि कहीं ना कहीं बच्चा हर्ट भी हो सकता है अगर हम उसकी जो फीलिंग्स को सही तरह से नहीं समझ पा के नहीं तरह से उसको डील कर पाए।
और इस छोटे ग्रुप्स में ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे ये नहीं हो सकता। और समटाइम्स बच्चे जो है अपनी रियल फीलिंग्स क्या है उसको छुपा भी लेते हैं, क्योंकि जो वो सच में सच जैसा फील कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो अपने क्लास में सब दोस्तों के सामने वैसा ही बिहेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक मेथड। The diagnostic method in educational psychology is used to find out the learning difficulties, weaknesses and cause of poor performance in student. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जाके हमारा कुछ क्लिनिकल मेथड से मिलता जुलता है कि डायग्नोस्टिक मेथड कि बच्चे की कमजोरियां, उसकी डिफ़िकल्टीज, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी परफॉर्मेंस क्यों है ऐसी, उसको डायग्नोस करना। इट वर्क्स लाइक अ डॉक्टर्स डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया इन लर्निंग। क्लियर, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है। फोकस ऑन कॉजेज ऑफ डिफिकल्टीज रेदर देन जस्ट सिम्टम्स। हम उसका सिम्टम पे नहीं बात करते, उसकी कॉज क्या है उस पर भी जाते हैं डायग्नोस में, क्योंकि डायग्नोस में अब हमें कॉज कारण तो पता करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। यूज टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज एंड रिकॉर्ड्स। इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है ये डायग्नोस्टिक। ईच लर्नर्स प्रॉब्लम इज स्टडी सेपरेटली। हर पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम को समझा जाएगा, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर दोनों होगा, क्वांटिटेटिव भी स्कोर दिया जाएगा और क्वालिटेटिव भी उसका बिहेवियर कैसा है उसको भी चेक किया जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेमेडियल टीचिंग उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये स्कूल्स में होता है। जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी है, डिसेबिलिटी है, तो उनको फिर रेमेडियल टीचिंग भी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती है, रेमेडियल टीचिंग भी रिकमेंड की जाती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आप प्रॉपर स्पेशल एजुकेटर से ट्रेनिंग लेंगे, उनसे सीखेंगे। अदरवाइज स्कूल में भी कहीं ना कहीं काउंसलर्स होते हैं और रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है। मेरिट्स क्या आ जाएंगी? हेल्प टीचर अंडरस्टैंड वीकनेसेस ऑफ ए स्टूडेंट, प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रिवेंट फ्यूचर लर्निंग गैप्स, इनकरेजेस पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस। तो समझ में आ गया, इजी है, वही जो भी हमने डिस्कस किया कि साइंटिफिक बेसिस होता है तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए रिकमेंडेशन करा जा सकता है। प्लस आपको फ्यूचर लर्निंग, फ्यूचर भविष्य में क्या दिक्कत आने वाली है, आप बच्चे को पहले ही डायग्नोस करके उसकी जो वीकनेसेस है उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस के लिए इनकरेज भी करता है, क्योंकि अगर बच्चे को, जैसा कि मैंने बोला, एक वो हमने जो तारे ज़मीं की पिक्चर देखी हुई है ना कि बी को डी दिख रहा है, उसको कन्फ्यूज़न है और सब लोग सोच रहे हैं वो शैतानी कर रहा है, बट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द डिसलेक्सिया। तो वही है कि उसको पहले आपने डायग्नोस कर लिया तो बच्चे को पहले ही उसकी हेल्प दे दी गई। नेक्स्ट आ गया डीमेरिट्स। डीमेरिट्स इसकी है कि ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, समटाइम्स बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये रेमेडियल टीचिंग और ये पूरा डायग्नोस का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रिक्वायर्स ट्रेन टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट, और समटाइम्स ये बहुत ट्रेन टीचर्स होते हैं, इसलिए आपने देखा भी कि बीएड स्पेशल एजुकेटर्स के लिए का भी होता है ना, तो वो स्पेशली इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड का करते हैं कोर्स। और साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए इसके लिए, बहुत ट्रेंड। मे बी लेबलिंग और वीक स्टूडेंट, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों को वीक स्टूडेंट का लेवल मिल जाता है। समटाइम्स एक्सटर्नल कॉजेज, होम, सोसाइटी एंड हार्ड टू डायग्नोस फुल्ली, और समटाइम्स पेरेंट्स ही ये बात एक्सेप्ट कर नहीं पाते कि नहीं मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो एक फैक्टर आ जाता है कि बच्चे की डायग्नोसिस ही नहीं प्रॉपर हो पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, टीचर गिव्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स, फाइंड द स्टूडेंट हैज अ डिफिकल्टी इन मल्टीप्लिकेशन टेबल, दिस हेल्प्स इन प्लानिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज 10th मेथड, रिवीडियल मेथड, और ये लास्ट मेथड है जो आपको पढ़ने हैं। टोटल 10 मेथड्स एजुकेशनल साइकोलॉजी के। रेमेडियल मेथड इज द करेक्टिव टीचिंग प्रोसेस यूज्ड आफ्टर डायग्नोस। ये याद रखना है कि हमेशा डायग्नोसिस के बाद यूज होता है। ओके, रेमेडियल इट प्रोवाइड्स स्पेशल हेल्प स्ट्रेटजीज एक्टिविटीज टू ओवरकम द लर्निंग डिफिकल्टीज आइडेंटिफाइड। तो जो भी लर्निंग में डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई किया गया है, फिर उसके बेसिस पर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। फोकस ऑन रिमूविंग डिफिकल्टीज स्टेप बाय स्टेप बच्चे की जो डिफिकल्टीज है उनको अलग करने का मतलब ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। uses special methods aid like flashcards, drills, peer tutoring and multi-sensory teaching. So based on the difficulties ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। कंटिन्यूस फीडबैक इवेल्युएशन इज़ नेसेसरी, और इसमें कंटिन्यूस फीडबैक और इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कहाँ किस लेवल पे कहाँ पे ग्रो कर रहा है, कुछ भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम सीवियरिटी। तो अगेन अगर प्रॉब्लम किस तरह की है उसके बेसिस पर ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रेमेडियल टीचिंग्स होती हैं।
अब अगेन आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डायरेक्टली इम्प्रूव्स स्टूडेंट परफॉर्मेंट, ये इसकी मेरिट हो गई। इंक्रीज मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, जिससे बच्चे में एक मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। प्रिवेंट फेल्योर एंड ड्रॉप आउट्स, और समटाइम्स बच्चा जो हार के बैठ गया कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पे उसकी जो भी फेल होने का जो उसका डर है उस या ड्रॉप आउट करने का, स्टडी को बच्चे छोड़ देते हैं तो उसको बचा लेता है। और इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, और बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज भी करता है। तो दीज आर द हमारी मेरिट्स, बट डीमेरिट्स भी होंगी। नीड एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट्स फ्रॉम टीचर, ओके। मे मेक चाइल्ड डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्रा हेल्प, और समटाइम्स बच्चे दूसरे की एक्स्ट्रा हेल्प पर हर टाइम उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हो सकता है। इफ़ नॉट डन प्रॉपर केयरफुली इट में सेपरेट वीकर चिल्ड्रन फ्रॉम फियर, और अगर बच्चे को मान लीजिए आपने डायग्नोस कर लिया, उसके बाद उसको प्रॉपर रेमीडियल टीचिंग्स वगैरह नहीं दी जा रही है, तो हो सकता है बच्चा वीकर चिल्ड्रन के लिए मतलब अलग थलग पड़ जाए क्लास में, है ना। रिक्वायर्स रिसोर्सेज टीचिंग एड एंड स्मॉलर ग्रुप, तो ये बच्चे जो है स्लो लर्नर्स में आ जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको एकेडमिक उनकी पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर तरह तरह के नई टीचिंग मेथड्स चाहिए होते हैं, एड्स चाहिए होते हैं बच्चे को, और अच्छा रेमेडी करने के लिए, मतलब इम्प्रूव करवाने के लिए। तो ये एक तरह की डीमेरिट है कि समटाइम्स से होते ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होते हमारे, इतना ज़्यादा हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप्ड ही नहीं कि सारे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हों स्कूल्स में हमारे। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, अब इफ डायग्नोज शो अ टीचर चाइल्ड हैज़ अ स्पेलिंग प्रॉब्लम, वही जो मैंने बताया। रेमेडियल मेजर्स में इंक्लूड फोनेटिक ड्रिल्स, पिक्चर वर्ड एसोसिएशन एंड एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक बच्चे अगर स्पेलिंग उसको स्पेलिंग ही नहीं लर्न हो रही है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन बट इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, जिस तरह से हमारा एकेडमिक है कि ये सिलेबस कंप्लीट होना, ये टेस्ट होना, ये टेस्ट होना, तो इस तरह में इस बच्चे का क्या होगा, इसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, उसको तो अभी स्पेलिंग्स ही नहीं लर्न हो रही हैं, और ग्रेड आपका ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और बट हाँ कि ये चीज़ें हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनके लिए कहीं ना कहीं एक होप दिखाई पड़ती है कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल 10 मेथड्स आपके कंप्लीट हो गए। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बोला था मैंने कि आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, तो ये देखते हैं, ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बीएड सेमेस्टर फर्स्ट 24-25, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। टोटल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, और 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा गया है। सेक्शन ए में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, डिस्कस ब्रीफली द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये हमने क्लास 1 में क्वेश्चन किया हुआ है, यूनिट 1 का ही है। और नेक्स्ट आता है आपका, ये देखिए, डिस्क्राइब ब्रीफली सोशियोमेट्री मेथड एंड इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये हमने क्वेश्चन आज किया है। तो इसी तरीके से जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं उससे क्वेश्चंस आपको अपने जो एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।